तो आज की कहानी आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर देगी, ये तो तय है। अगर आपने हिंदी कॉमिक्स वाली वो नागराज की स्टोरीज़ सुनी होगी और अगर नहीं भी पढ़ी है तो कहीं न कहीं नागराज सुना ज़रूर होगा। वैसे तो नागराज की कहानियाँ बहुत सारी हैं 40-50, लेकिन आज की जो कहानी है उसमें नागराज, नागराज कैसे बना, ये है। तो कहानी शुरू करते हैं, बट उसके पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट ये है कि आप जब कहानी सुनें, आपको अच्छा लगे और आप सो जाएँ और नेक्स्ट डे उठने के बाद अगर आपको याद आए तो प्लीज़ चैनल को आके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आपको नेक्स्ट स्टोरी फीड में मिलती रहेंगी और कमेंट्स में बताइए कैसे स्टोरीज़ आपको सुनना और पसंद है। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसा युग जब ना जंगल शांत थे, ना ही नदियाँ स्थिर। रातें स्याही होती थी और अंधेरे में कुछ चलता था, धीरे रेंगता हुआ लेकिन चेतन। उस अंधेरे में छिपे थे रहस्य, नागों के, तांत्रिकों के और उन वादों के जो अब विस्मृति में जा चुके थे। उसी अरण्य में, उसी जंगल में जहाँ दिन की रोशनी भी डर कर झांकती थी, एक बूढ़ा सपेरा अपने बीन के साथ बैठा था। उसका नाम था भैरव सपेरा। भैरव कोई साधारण सपेरा नहीं था। वह नागों की भाषा समझता था, उनकी चाल भी पढ़ सकता था। कहा जाता था कि उसके बीन की धुन सुनते ही दुर्लभ से दुर्लभ इच्छाधारी नाग भी जमीन छोड़कर बाहर आ जाते थे। उसी समय हिमालय की तलहटी में कई काले तांत्रिक इकट्ठे हो रहे थे और उन सब का लक्ष्य था नागमणि और उसके रक्षक इच्छाधारी नाग। कहते हैं कि जो भी नागपरी को पा लेगा वो न मरता न थमता, वो समय से परे हो जाता। लेकिन नागमणि की रक्षा करता था एक रहस्यमयी नाग, जिसकी आंखें चमकती थी और जो आग की तरह तेज था। उसे पकड़ना असंभव था। किंवदंती थी, कहते थे कि जिसने उस नाग को वश में कर लिया वही संपूर्ण शक्तियों का स्वामी कहलाएगा। अब एक रात चांद आधा था और जंगल पूरी तरह जाग रहा था। भैरव ने अपनी बीन उठाई और एक अजीब राग छेड़ दी। धीरे धीरे मिट्टी की दरारों से एक चमचमाता हरा नाग निकला। लेकिन यह कोई सामान्य नाग नहीं था। यह था शेष नाग वंश का अंतिम इच्छाधारी नाग। ये था शेष नाग वंश का अंतिम इच्छाधारी नाग। भैरव ने न देखा न डरा, बस बजाता रहा। नाग भी स्थिर हो गया। दोनों की आंखें मिली और एक मौन समझ बनी। भैरव ने कहा, तेरा समय आ गया है। तुझे अब मनुष्य बनकर इस धरती की रक्षा करनी होगी। नाग ने कुछ नहीं कहा, केवल सिर झुकाया। फिर भैरव उसे लेकर गया कपाली बाबा के पास। कपाली बाबा एक प्राचीन साधु जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को समझते थे। उन्होंने नाग के चारों ओर अग्नि की रेखा खींची और एक पुरातन मंत्र पढ़ा। ओम नागाय नमः। इच्छा शक्ति को मनुष्य रूप दो, रक्षक बनाओ इस पृथ्वी का, कपाली बाबा ने बोला। फिर एक मानो रोशनी सी फूटी। नाग की देह जलने लगी लेकिन वह चुप था। और कुछ ही क्षणों बाद वहाँ एक युवक खड़ा था, लंबा, तेजस्वी, आंखों में हरियाली की गहराई और चेहरे पर नागों की शांति। फिर कपाली बाबा बोले, ये है नागराज,
अब यह धरती का रक्षक है। इसके शरीर में बसे हैं हजारों नाग। इसका विष है अमृत और मृत्यु, दोनों ही। अब कुछ दिन बीत गए। अब नागराज को पहला संदेश मिला कि नागलोक संकट में है। तांत्रिकों ने नागमणि चुरा ली है। वह सीधा पहुंचा कुंडल पर्वत, जहां नागलोक था। लेकिन सामने था तांत्रिक भीमराव, जिसके पास अब नागमणि थी। तांत्रिक भीमराव हंसा और बोला, तेरा क्या होगा सांपों का राजा, मैं अब अमर हूं। फिर नागराज ने आंखें बंद की और फिर उसकी हथेली से हजारों छोटे छोटे नाग निकले। कुछ विष छोड़ते, कुछ आग की लपटें बनकर दौड़ते। भीमराव के मंत्र टूटने लगे। उसकी शक्ति मानो कमजोर हुई और अंत में नागराज ने नागमणि को अपने माथे पर रखकर मंत्र पढ़ा, सर्व नाग रक्षाय नागमणि गृह स्थापय नमः। फिर नागमणि लौट आई और नागलोक फिर से सुरक्षित हुआ। लेकिन नागराज अब जान चुका था कि तांत्रिक सिर्फ शुरुआत थे। दुनिया में अंधकार कई रूपों में है, कभी लालच, कभी अहंकार, कभी डर। अब वह हर जगह था, गांव में, शहर में, जंगलों में। जहां भी कोई निर्दोष संकट में होता, वहां हरे सांपों की आहट सुनाई देती थी। लोग कहते, जब भी कोई बुरा काम होगा, जब भी कोई निर्दोष चीखेगा, नागराज जरूर आएगा। नागराज कोई देवता नहीं था, ना ही कोई राक्षस। वो बस एक संयमित शक्ति था, जो सही और गलत के बीच संतुलन बना रहा था। आज भी जब कोई बच्चा डर से कांपता है या कोई बूढ़ा अन्याय के खिलाफ अकेला पड़ता है, तो हवा में एक हरियाली से लहर दौड़ती है और किसी पुराने बीन की धुन सुनाई देती है। बीन की वो आवाज जो सिर्फ एक को पहचानती है, इच्छाधारी नागराज। ये कहानी यही समाप्त हुई। और नागराज नागराज कैसे बना, ये आपने जाना। अब आप आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए किसी भी तरह के कॉमिक्स की, अगर आपने नागराज की कोई स्टोरी पढ़ी हो या चाचा चौधरी, तो उनमें से किसी स्टोरी को याद कीजिए। जब ये आपने कहानी सुनी होगी ना, तो बचपन की उस समय की यादें शायद फ्रेश हो गई होगी। ऐसे जैसे आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे थे, कब पढ़ रहे थे, किसी ने उस समय टोका या कौन से दोस्तों के साथ पढ़ रहे थे, और पढ़ने के बाद आप कहानी किसी और को कैसे सुना रहे थे। ये सारी यादें ताज़ा हो गई होंगी। अगर हो गई हैं, तो आप उन्हीं यादों में होश आ जाइए और मुस्कुराइए और बस सो जाइए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।